तो जय हिंद सिद्धांत, कैसे हो आप? जय हिंद सर, आई एम गुड। हम वी आर गुड। तो बहुत टाइम बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई है और वर्चुअल मुलाकात है। सर तो आप कैसे बहुत हो? अच्छा लगा। मैं बढ़िया हूँ, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो सिद्धांत, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दें कि कौन से बैच से आप रिकमेंड हुए थे, कि क्या एसएसबी बोर्ड नंबर था, और एनडीए की ज्वाइनिंग आपकी कब एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? So good afternoon everyone. Myself is Siddhant Bidkar. I was recommended from 14 SSB Allahabad on 26 September 2021 and I have secured All India rank 353 and I am going to join NDA in first week of February. ओके, तो एनडीए का कोर्स नंबर कौन सा है आपका सिद्धांत? Course number is 147th course and my batch number for SSB was CNDA 15046. ग्रेट सिद्धांत। तो सिद्धांत की जर्नी के बारे में आज इस इंटरव्यू के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सिद्धांत कि आपका ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनकी हेल्प करे। तो Yes. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सिद्धांत। विल स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। सो आपने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया? Second attempt sir. सेकेंड अटेम्प्ट। तो जो हम लोग पहले अटेम्प्ट की बात करते हैं, पहला अटेम्प्ट आपने दिया कब था? Sir 5th September 2020. 5 सितंबर 2020। उस समय आप क्लास 12th में अपियरिंग थे या 11th पे थे? Sir I was 12th appearing. 12th अपियरिंग, ओके। तो आपने जो अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट जो दिया, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन था कि आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ? Sir the very first reason was I started my preparation late. ओके। I was not aware about these online classes. I got the exposure of your channel in the month of May. So it was ओके। quite, still I managed, but I was not going in a good direction. I was just doing hard work, but not smart work. Plus, I was not giving much mock test and not analyzing it. Therefore, it was the reason that I didn't clear in my first attempt just by 20 marks. ओके। सो लगभग 20 मार्क्स से आपका जो है पहला अटेम्प्ट रह गया। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट की। तो सेकेंड अटेम्प्ट आपने कब दिया था एनडीए का? The second attempt I gave on 18th April 2021. 18 अप्रैल 2021। ओके, ग्रेट। तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। उस समय आप क्लास 12th पास्ड आउट हो गए थे? No, sir, I was still in class 12. ओके। And तो यू आर स्टिल इन दी क्लास 12 स्टैंडर्ड। ओके, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी सिद्धांत? सर जैसे ही पहले पेपर का रिजल्ट आया, आई गॉट कि अभी क्लियर नहीं हुआ है एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। और उसी टाइम पे तुरंत आपने वो वीडियो डाल दिया कि यू आर स्टार्टिंग योर ऑफलाइन कोर्स। So I just, as soon as I came to know about it, I enrolled it and I got selected after you took an interview. और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, आपकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता गया एंड सिमिलरली हम रेगुलर प्रैक्टिस करा करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक डियर इज देयर वाज कंसिस्टेंसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वाइल प्रिपरेशन दैट वाज देयर, और टीचर्स भी हर एक सब्जेक्ट के थे एंड जो वेटेज वाले सब्जेक्ट थे उन पे अच्छा खासा मतलब जोर दिया गया, विच हेल्प अस इन आवर प्रिपरेशन। और सब कुछ कंसिस्टेंसी होने के हिसाब से और बाकी बच्चे भी साथ में थे, तो आई गॉट द एक्सपोजर ऑफ दैट आल्सो व्हिच हेल्प। करेक्ट। और एग्जाम के एटलीस्ट 1 मंथ पहले मैंने अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, व्हिच रियली हेल्प मी इन माय एनालाइजिंग मिस्टेक्स। और इसी को मैंने ओवरकम किया एंड आई गॉट थ्रू। ओके। तो सिद्धांत जो है वो हमारे सुपर 30 कोर्स का स्टूडेंट है। ही वाज इन दी करियप्पा बैच, आई गेस। यस सर, करियप्पा बैच। करियप्पा बैच में था सिद्धांत। एंड 2 मंथ्स कोर्स का ऑफलाइन कोर्स इसने लगाया था बच्चे ने, बिकॉज ही वाज इन दी क्लास 12 स्टैंडर्ड। जो कोर्स था वो शायद 3 मंथ्स का था उस समय, बट इसने 2 मंथ ही लगाया था, बिकॉज 4 मंथ्स का था, सॉरी, जो 4 मंथ्स था, और एक 2 मंथ का बैच था, तो एक 2 मंथ्स वाले बैच में था। तो इनकी मैंने किसी ना किसी तरीके सिलेबस इनका खत्म करवा दिया था लास्ट में आते आते। तो ये ऑफलाइन कोचिंग में एसएसबी गाइड जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर बच्चा इनरोल्ड था, तो इसने वहां से हमारे जो है तैयारी की थी। एक बहुत अच्छी बात जो सिद्धांत ने अभी बोली है, देखो हम तो टीचर है, टीचर का काम होता है पढ़ाना। बहुत सारे टीचर आते हैं, बहुत जगह इंस्टीट्यूट और भी खुले होंगे, वो भी पढ़ाते होंगे। द मेन पॉइंट इज कि बच्चा बच्चे को देख के जब पढ़ता है तो वो जो मोटिवेशन मिलती है उसको, वो घर पे नहीं मिलती। ये बात सच है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं भी ऑनलाइन कोर्सेज लेता हूँ बहुत सारे, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ
ऑनलाइन बच्चा वही स्टडी कर सकता है जो इंटरनली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, या जिसके घर में पढ़ाई का माहौल ज्यादा अच्छा है, कि एक सेपरेट रूम उसके पास है, लाइब्रेरी उसने बना रखी है छोटी सी, एक डेस्क है। जिसके घर में लोग बिजनेस वाली फैमिली से है ना, जो वो तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, मतलब मुझे ऐसा लगता है उसको बहुत डिफिकल्टी आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है घर के अंदर, शोर रहता है, तो वो पढ़ाई कर नहीं पाता। जब स्टूडेंट स्टूडेंट को देख के बहुत ज्यादा एक फर्क पड़ता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं इनके जब हॉस्टल जाता था ये हॉस्टल विला वाले हॉस्टल में थे आप, आई गेस, यस। है ना। हॉल में इनका बेड था, इनकी आज तक कभी मुझे कंप्लेंट ये नहीं आई थी। मैंने ये भी चीज बहुत नोटिस करी है, स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेन, सर हॉस्टल ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, घर की याद आ रही। कभी इन इसके इसके साथ एक और बच्चा था महाराष्ट्र से ही सेम, अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं क्लियर हुआ था। एंड बट ही वॉज अ नाइस गाय, वो कुछ ना कुछ और अच्छा कर लेगा जिंदगी के अंदर, ये बात मैं जानता हूँ। बट कभी इनके मुंह से मैंने कंप्लेंट नहीं सुनी। और कमांडो भी आप ही के साथ था, है ना। वो हाँ भी, जी, हाँ जी। उसको मैं कमांडो ही नाम रख दिया, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ। ठीक है, तो उसका मेरे को कमांडो ही नाम याद आता है। ये हॉल में 3 बेड लगे हुए थे, एंड तीनों बेड में मैं यही देखता था, किताबें फिल रही हुई है रात को भी, सुबह बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे तैयार होकर क्लास में पहुंच रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दैट थिंग, कि कभी इन्होंने मतलब हर चीज में पढ़ा, इनका मेन मोटिव यही था कि मुझे पढ़ना है। और जो बच्चा मेन मोटिव यही सोच के आता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज माई स्टडी, वो बच्चा क्लियर कर देता है एग्जामिनेशन। मूविंग अहेड सिद्धांत, बात करते हैं पर्टिकुलरली हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर चले तो जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया हुआ है, मैं आप मेरा पढ़ाने का तरीका जानते हो, सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि बच्चे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टूडेंट को किस किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर वो रिटन एग्जामिनेशन की पहले प्रिपरेशन कर रहा है, प्लस कौन सी बुक प्रिसाइजली अब के लेवल के लिए उसको फॉलो करनी चाहिए। Sir, the most important chapter for NDA written exam is trigonometry, probability, calculus, in it differential equations, Z relation function, statistics. ये कुछ गिने चुने चैप्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं किताब सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। इनिशियली वी यूज्ड टू सॉल्व आर्यन 3000 एमसीक्यू एंड दिशा की सॉल्व कर देते, बट अभी लेवल बढ़ गया है। सो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव इज मोर सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। और जो बच्चे मतलब अभी अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल रॉ है, तो यू शुड डू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है, आई वुड सजेस्ट कि कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना मैथ्स में, बिकॉज यूपीएससी का मतलब कभी एक चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, कभी एक करेक्ट। चैप्टर है। तो अगर हर एक चैप्टर कर ले तो एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आती है। माई एक्सपीरियंस, मैंने हर एक चैप्टर किया था फॉर अप्रैल एग्जाम, और अनफॉर्चुनेटली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कम आए थे, बट मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इसके क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे। इट हेल्प मी स्कोर। करेक्ट, तो हर एक चैप्टर, सिद्धांत ने बिल्कुल ठीक बोला है, चैप्टर कोई छोड़ना नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है ये, अनप्रेडिक्टेबल है, ये कुछ भी दे देता है। इस बार वाले पेपर में ट्रिग्नोमेट्री दिया नहीं, 4 सवाल दिए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जिसके 18 क्वेश्चन थे वो 4 दे दिए, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो इसलिए सिलेबस जो दिया है यूपीएससी के, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एग्जैक्टली। मूविंग एट सिद्धांत, मेजर प्रॉब्लम इज जीएटी पोर्शन, ठीक है। तो इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की और किस टीचर से की। इंग्लिश की तैयारी सर मैंने धीरज सर से की थी। वो हमारे प्रैक्टिस लिया करते थे। पहले एक सर्टन रूल्स बोलते थे कि फॉर स्पॉटिंग एरर्स कौन से सर्टन रूल्स है, तुमने क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उसके हमने नोट्स बनाए। एंड अकॉर्डिंगली जब हम हॉस्टल पे जाते थे तो उसी हिसाब से फॉलो करते थे और किताब से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फॉर इंग्लिश आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस विल ओनली इम्प्रूव यू, प्लस स्पोकन इंग्लिश मस्ट बी देयर। बिकॉज जब तक स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं होगी, तुम ऐसे बोल नहीं पाओगे कि कौन से सेंटेंस में एरर है या फिर ये करेक्ट। सेंटेंस करेक्शन है। अगर वो हो गया तो अच्छी बात है। एंड फॉर वोकेबलरी, वोकेबलरी के लिए सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। जो चीज हमको धीरज सर बोला करते थे, मतलब वो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ सीडीएस के क्वेश्चंस, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस, ऐसे सारे क्वेश्चंस छाट छाट के बनाते थे और हम उन्हीं को रेफर करते थे, जिसमें से मतलब अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन केम इन एग्जाम। ओके तो इंग्लिश के लिए तो आपने धीरज सर को फॉलो किया। व्हाट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाला जो पोर्शन है इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एनडीए जो पढ़ रहे हैं आजकल धीरज सर को ही पसंद करते हैं और उन्हीं के थ्रू वो पढ़ाई करते हैं। बात करते हैं हम लोग ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये
ठीक है, ये जो पोर्शन है ये बड़ा खतरनाक है स्टूडेंट के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से है, और आप भी हिसाब से मेरे साइंस बैकग्राउंड में ही थे, तो वो बड़ा आपने कैसे इसको ठीक किया? सर फॉर हिस्ट्री, स्टार्टिंग विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कई वीडियोस देखा करता था, मतलब जो यूजलेस थे वो भी देखा करता था। अच्छा। मेरा एक फाउंडेशन क्रिएट हो गया कि व्हाट इज द स्टोरी, कौन सी ईयर में क्या हुआ था। वो फाउंडेशन बेस जो मैंने क्रिएट किया था वो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा हेल्प किया। ओके। व्हेन कार्तिक सर यूज्ड टू टेक लेक्चर्स ऑफ हिस्ट्री, एक आइडिया लग जाता था कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आफ्टर एंशियंट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो ये सब टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1857 से 1957 तक चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो डीप में पढ़ता था, उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था। एक बुक आती है दिशा की 10,000 एमसीक्यू की, करेक्ट। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आइडिया लगने को कि किस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं, और प्रीवियस ईयर से एनालाइज करते थे। एंड फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक्चुअली इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो मैं उसमें इंटरेस्ट लगा देता था। स्कूल ओके। एटलस सॉल्व करना, मतलब मैपिंग लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, जितना हो सके वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस देखना, सन्नी सर से मतलब एक्स्ट्रा डाउट्स पूछना जो सिलेबस से बाहर है, ताकि मेरे और डीप अंडरस्टैंडिंग और हो। जीवन। एंड फॉर पॉलिटी, सिंस कार्तिक सर इज लॉयर, सो उनके पास वो एक्सपोजर था पढ़ाने का, मीन्स कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उन्हें वो जवाब दे देते थे। और पॉलिटी में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई सर इस रिलेटेड। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा ज्योग्राफी के लिए एंड हिस्ट्री के लिए कि if you have completed all other chapters and all other subjects like history, like English, science and maths, then come to these topics, because पहले जब तक वो नहीं करोगे तो ये करना यूजलेस है। Since करेक्ट। science it is specific, in GAT it is specific, तुम जो पढ़ोगे वही आएगा। बट इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड ऑल, जितना पढ़ोगे उतना कम है, द सिलेबस इज अनकाउंटेबल। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं करोगे इस पे नहीं आना चाहिए। एक इस बार पे वो, करके कोई बेनिफिट भी नहीं है इतना मेरे हिसाब से। यस तो सर। फिर वही कोचिंग वाला कंटेंट इसने जो है सिद्धांत ने मैक्सिमम केसेस में रेफर किया है, सन्नी सर ज्योग्राफी के लिए, एंड इंडियन पॉलिटी या हिस्ट्री के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कार्तिकेय सर के नोट्स। तो जो नोट्स आपको एक्चुअली में मैंने भी दिए या जो डीपीपी दी, बच्चों का एक सवाल रहता है हर बार, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर आपका मैं व्यू पॉइंट जानना पाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे से पढ़े ही हैं और क्लियर भी किया आपने पेपर। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, क्या वो एग्जाम रेलेवेंट होते हैं, क्या उतना सफिशिएंट होता है? गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू। इट इज सफिशिएंट सर, हम वही क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, और एग्जैक्ट मतलब बस नंबर चेंज हुए, बाकी कंसेप्ट तो वही लग रहा था हर एक क्वेश्चन में। ओके। तो क्वेश्चन से जिसमें हमें हमारा लॉजिक लगाना था, बाकी रेस्ट वाज सेम। तो बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जो अर्पित सर से अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है एनडीए के लिए? 100% रेलेवेंट है। क्या वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, बट एक 1% तो आप ये लेके चले कि मैथ्स जो है ना वो इतना बड़ा है कि आप उसको कभी कवर नहीं कर सकते, या कोई भी टीचर आपको नहीं कवर करा सकता। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री भी कोई टीचर आपको कितना मर्जी पढ़ा ले, वो इतना वास्ट है कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे कभी भी। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, मैं उठा के कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ लूं उससे, चाहे एनडीए का टॉपर क्यों ना हो, चाहे आईआईटी जेईई का टॉपर क्यों ना हो, कोई भी किताब उठा के पूछ लूं मैं उससे, वो एकदम बोलूं ये सवाल कर दे, उसको भी 5 मिनट लगेंगे। हाँ, कर जरूर देगा, बट उसको भी 5 मिनट लगेंगे करने के अंदर। हो सकता है सेम सवाल उसके टीचर ने ना कराया हो। टीचर आपको सिर्फ एक्सपोजर दे सकता है, एग्जैक्टली तरीके सर, बता सकता है, एग्जैक्टली। सोचने का काम आपका रहता है पेपर के अंदर। यार जो सर ने कराया था वो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, जो डीपीपी मिल रही है, जो प्रैक्टिस शीट्स मिल रही है उसमें। एक बच्चे करते हैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 सेकंड रुकते हैं, अगर नहीं आया तो पेज पीछे पलटा के आंसर देख के अरे हो गया सॉल्व। हाँ वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, 10-15 मिनट उन्हें अपने दिमाग को स्ट्रेच करना चाहिए, खींचना चाहिए, जब तक वो हर बिल्कुल। एक मेथड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसी आदत अगर पेपर में होगी तो फिर वो यूज नहीं करेगी। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है, सवाल को देख के टेक योर टाइम, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो टेक योर टाइम, आप उसके बारे में सोचो, लॉजिक डिजाइन करो कि क्या लॉजिक हो सकता है। जब आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है तो 100% आपकी लॉजिकल अप्रोच उधर काम करनी चाहिए, नहीं तो यस आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। जो थ्योरम लग रही है उसके अंदर वो ऑब्वियसली आपको आती होगी, आपने पढ़ी है तो, अगर तो वो सारी चीजें लगेंगी, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है यूपीएससी भी निकालना। ठीक है, तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
टाइम भी लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो चलता है, सिंस यू आर नॉट मॉक टेस्ट तो चलता है वो। व्हाइल गिविंग मॉक टेस्ट वो सोचना चाहिए कि एक क्वेश्चन इतने सेकंड होना चाहिए, बट हाँ स्टार्टिंग में टाइम ही नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट पे बात करते हैं सिद्धांत। तो मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है बच्चों को आप बताओ, क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है हर बच्चे को। आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सबसे बड़ा रोल मॉक टेस्ट प्ले करता है प्रेशर हैंडल करने में। मीन्स आपने जो लाइन कही थी वही मुझे अभी भी याद है कि तुम जब गाड़ी चलाना सीखते हो, एक बार गाड़ी चले तो आती नहीं है, बार बार चलाओगे तो हम हैंडी हो जाते हैं। तो बिल्कुल। वही, एक बार मॉक टेस्ट देने लग गए हम, वो फ्लो में आ गए, मोमेंटम में आ गए कि हाँ 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं, मेरी एबिलिटी इतनी है, मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा। तो वही आदत लग जाती है। एंड अगर कोई पॉइंट्स है जिसमें हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो उनको सर्कल करके आगे बढ़ना है। ये सब ट्रिक्स हम खुद से बनाने लगते हैं। जो स्ट्रैटेजी हम दूसरों से लेते हैं वही हम खुद से भी बना सकते हैं। जस्ट द फैक्टर इज खुद पे भरोसा रखो और मॉक टेस्ट देते रहो। अभी ऐसा भी नहीं है कि हमको पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वही हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने हैं पेपर में, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। उस हिसाब से एनालाइज करने में बहुत हेल्प कर रहा है मॉक टेस्ट। तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले तो भी शुरू करना चाहिए मॉक टेस्ट देना। अच्छा, तो अभी सिद्धांत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो तो मेरे स्टूडेंट्स सब लोग जानते हैं कि मैं ये बात बोलता हूँ कि साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, एक बार चलाओगे तो घबराओगे, ठीक है ना? ऐसी मॉक टेस्ट है, पहली बार दोगे फेल हो जाओगे, दूसरी बार दोगे थोड़ा इंप्रूव करोगे, तीसरी बार और इंप्रूव। सेम गाड़ी में होता है, जब 10-15 बार गाड़ी चला लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे ही 10-15 बार मॉक टेस्ट चला दे दोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेन पेपर के अंदर मैं फोड़ने वाला हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब भी आप बच्चों पेपर को देखते हो ना, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन करने कौन से हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं। क्योंकि आप, हाईलाइटेड रूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अगर आप क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करोगे 120 सवाल, अगर आपको वो मेथड छोटे छोटे नहीं आते तब आप नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि यार मेरा कोनिक सेक्शन है, प्रोबेबिलिटी सपोज करो वीक सेक्शन है, प्रोबेबिलिटी मैंने पकड़ के चला, मेरा प्रोबेबिलिटी वीक है, जहां प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको कोशिश करूंगा कि अवॉइड कर सकूं, बाकी मैं कर लूं पहले। तो पहले आप क्या करें, सर्कल लगा ले क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि जितने क्वेश्चन जोन जोन से चैप्टर आपके स्ट्रांग है उसके लगा ले सर्कल, उसके बाद आप करें। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा पेपर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आप अननेसेसरली पढ़ोगे नहीं ना, ठीक है ना? यस। अच्छा, एक चीज सिद्धांत यहाँ पे मैं और पूछना चाहूंगा, बहुत स्टूडेंट ना टारगेट करते हैं डायरेक्टली रैंक को। इज इट पॉसिबल कि मैं पहले अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं, फॉर एग्जांपल सर, मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे भी बोलते हैं कि सर मुझे टॉप 50 के अंदर आना, रैंक में टॉप 100 के अंदर आना, या टॉप 10 में मुझे रैंकर बनना है एनडीए के अंदर। तो इज इट पॉसिबल कि मैं पहले ही प्री अज्यूम करके चलूं कि मेरी रैंक टॉप 10 के अंदर आ सकती है? नो सर, वाइल प्रिपरेशन रैंक के बारे में सोचना ही नहीं है। मीन्स अगर तुम एफर्ट उतने लगोगे तो रैंक अपने आप आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट इज, मीन्स प्रिपेयरिंग, अगर तुम सोचते हो कि मेरी रैंक इतनी आनी चाहिए तो हम उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगते हैं, जबकि वो सही भी नहीं है। बट वो ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि मुझे इतना रैंक चाहिए, मैं इतने अटेम्प्ट करके रहूंगा तब जाके इतने मार्क्स आएंगे। वो करके फिर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में चले जाते बिल्कुल, हैं। ये तो फिर ओवर तो वो कॉन्फिडेंस। पास ही नहीं कर पाते पेपर यस को। सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सिद्धांत। रिटर्न आपने क्वालिफाई किया, क्या लगता है आपको क्या स्कोर रहा होगा रिटर्न में? अब तो आरी आउट ही हो गया स्कोर, तो आपका कितना स्कोर था रिटर्न में? मेरा स्कोर था 393। 393। और एसएसबी में? 380 सर। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द एसएसबी, जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बहुत खुशी तो होती है यार, चलो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। बात करते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट करी, और क्या रिटर्न देने के बाद ही स्टार्ट कर दी थी या रिटर्न से भी पहले आप तैयारी कर रहे थे एसएसबी की? सर इनिशियली आई स्टार्टेड बिल्डिंग द मैकेनिक्स। मीन्स जिस दिन मैंने सोच लिया था कि आई वांट टू जॉइन एनडीए, आई स्टार्टेड इनकलकेटिंग दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन मी, such as speaking English and developing the personality। कुछ क्वालिटीज अंदर लाई है मैंने, जैसे मैं सैनिक स्कूल में था तो वो सब चीजें हमारे अंदर इनडायरेक्टली डेवलप हो जाती थी। बट बिल्कुल। एक्चुअल प्रिपरेशन जो है एसएसबी की, लाइक प्रैक्टिसिंग डब्ल्यूएटी एसआरटी एंड ऑल दैट, वो मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट की थी सर। बिकॉज ओके, एसएसबी प्रिपरेशन से पहले वो मैकेनिक्स बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। कि जनरल यू शुड हैव जनरल अवेयरनेस, नॉलेज होना चाहिए, एंड पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, लाइक वाइल स्पीकिंग एवरीवन मस्ट हाईलाइट यू। ये सब क्वालिटीज मैंने पहले अंदर ला ली थी अपने। एंड फिर मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो नथिंग वेंट रॉन्ग विद मी।
I just went through the flow and got through. Okay, you qualified the SSB in the first attempt itself, right? और आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे एक वीडियो भी सेंड की थी व्हाट्सएप पे कि सर इलाहाबाद बोल रहे रिजेक्शन सेंटर है। Yes, sir. हाँ, तो मुझे याद है, तो इलाहाबाद बोर्ड से ही ये रिकमेंड हुआ। मैंने इसको बोल दिया था ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सीनियर ऑफिसर है बस इसीलिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजेक्शन सेंटर है। अच्छा, एसएसबी की तैयारी सिद्धांत आपने कैसे करी और कहाँ से करी? सर जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आया, thereafter I went to my सैनिक स्कूल ओके और आई वाज प्रिपेयरिंग अंडर माय स्कूल कमांडेंट। वो मेरी ओके प्रैक्टिस लेक्चरेट की एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट की। ओके बट वो टाइम पे सर कोविड था, तो पूरी स्कूल बंद थी और मैं अकेला था स्कूल में ओके एंड यूज्ड टू इट। तो मैं फिर सर पुणे में कोचिंग लगाई मैंने, एक स्टेपिंग स्टोन एसएसबी एकेडमी नाम से कोचिंग है, विच इज रन ओके। बाय सचिन जोग सर। सॉरी, ही इज कमांडर? कमांडर सचिन जोग सर। ओके ही इज एन एक्स साइकोलॉजिस्ट इन भोपाल एंड बैंगलोर बोर्ड। तो ओके उनकी कोचिंग लगाई थी। इट वाज अ 14 डे क्रैश कोर्स जस्ट टू गेट अ प्रोफेशनल गाइडेंस। ओके। अब मेरे स्टूडेंट सर, ही वाज एन ऑफिसर बट नॉट दिस एसएसआर। देयर इज अ डिफरेंस। या एसएसआर को ज्यादा बिल्कुल। रिक्वायरमेंट। तो आई फॉलोड एग्जैक्टली व्हाट वाज टोल्ड देयर। और उन्होंने जो मेथड बताई वो मैं एक बार नोट पे पूरा नोट लिख लिया। और 14 डे कोर्स होने के बाद आई केम बैक टू सैनिक स्कूल। तब तक मेरे पूरे जूनियर्स आ गए थे स्कूल में। तो आई वाज हैविंग अ ग्रुप। जैसे उन्होंने बोला था वैसे मैं प्रैक्टिस करते गया। आई यूज्ड टू डू ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट, वो फिर मैं सर के साथ प्रैक्टिस करा करता था। माय स्कूल कमांडेंट वाज हैविंग ए वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो वो मेरी प्रैक्टिस लिया करते थे और वो मेरा ग्रे एरियाज हाईलाइट करते थे कि यू आर डूइंग मिस्टेक हियर, यू शुड इम्प्रूव हियर। तो वो करते करते सर मेरा प्रिपरेशन होते गया। एंड 10 days बिफोर आई वेंट टू होम। खुद से प्रैक्टिस की थोड़ी, जो चीजें रह गई थी वो कर ली। एंड वेंट टू एसएसबी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट आई विल गेट करेक्ट, थ्रू। बहुत बढ़िया। तो सिद्धांत, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने दोनों चीजों के लिए कोचिंग ली, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी आप मेरे से पढ़े, एसएसबी के लिए भी आपने स्टेपिंग स्टोन जो एकेडमी है वहां से कोचिंग ली। एक बहुत बड़ा मिथ बच्चों के दिमाग के अंदर ये है कि एनडीए तो मतलब सेल्फ है, कोचिंग लूंगा तो खराब हो जाऊंगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इज इट सर सो, मतलब हम लोग कोचिंग अगर करता है कोई बच्चा तो उसका माइंडसेट खराब हो जाता है कि एक्चुअल माइंडसेट वहीं से डेवलप होता है? माइंडसेट सर वही से डेवलप होता है। और एसएसबी में एक और प्लस पॉइंट मिलता है विथ माय ओपिनियन। इफ यू हैव टेकन कोचिंग, अब मैंने एसएसबी में इंटरव्यू में भी ये बोला था कि आई हैव टेकन कोचिंग फॉर रिटन एग्जाम आल्सो। तो उन्होंने पूछा था कि वाई सो। मैंने बोला सर मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी थी। और कोचिंग ज्वाइन करने से उनको अपनी डिटर्मिनेशन लेवल दिखती है दैट करेक्ट। यस रियली डिटरमाइंड टू ज्वाइन द फोर्सेस। दैट्स व्हाई उसने इतने एफर्ट्स लगाए। बस कोचिंग में बहुत सारी चीजें तो वो खुद से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। घर बैठे भी वो हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं। तो सर कोचिंग उल्टा ये इम्पैक्ट देता है कि हाँ, दैट बॉय इज रियली डिटरमाइंड। और बाकी जो बच्चे बोलते हैं कि एसएसबी की कोचिंग लेने से हमारा साइकोलॉजी चेंज करते हैं, तो मुझे नहीं नथिंग। लगता। इट डिपेंड्स ऑन दी कोचिंग दैट वेयर आर यू गोइंग। कुछ कुछ या कोचिंग पे वो बोलते हैं कि तुमको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा वो करना है, अपना आंसर कभी नहीं देते। मीन्स इन माय कोचिंग सर ने कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट में खुद के आंसर्स नहीं दिए। उन्होंने बस बोला कि ये रूल्स है, ये रूल्स को फॉलो करो। जैसे डब्ल्यूएटी में कुछ मतलब एडवाइस नहीं देनी है, ये नहीं देना है, बाकी सेंटेंस खुद से बनाओ। उन्होंने पूरा हम पे थोप दिया था। तो बिकॉज वी हैव टू डिस्क्राइब आवर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अच्छे इंस्टीट्यूट की यही बात होती है कि वो एसएसबी के अंदर वो अपने रिस्पॉन्सेज नहीं देंगे, आपको गाइडलाइंस देंगे कि इसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, विच इज रियली गुड। उसी हिसाब से बच्चे के सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। वो लिखता है, सोचता है कि क्या लिखूं यार, 36 बार बात करता है से सर बताओ कैसे करूं, तो वो भी हेल्प होता है। अच्छा, एक चीज और है सिद्धांत, यहाँ पे मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट। आजकल YouTube के ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मैं देखता हूँ, आई सी अ वीडियो, आई सी अ टीचर हु इज टीचिंग फॉर एनडीए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही सपोज करो आई सी अर्पित चौधरी, मैं उसको देख के पढ़ा रहा हूँ, एंड मैं वहां पे बोलता हूँ कि बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया सपोज करो, एक दिन बच्चा देखता है, मैं एक दिन देखता हूँ, 2 दिन देखता हूँ, तीसरे चौथे दिन मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलती क्लास अटेंड करने की। टीचर तो आ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी कोर्स हो। तो व्हाट डू यू फील कि अगर मैं कोई पेड कोर्स के अंदर इनरोल करूंगा तो मेरी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करेगी? जब मैं फ्री कोर्स की बात कर रहा हूं तो उसमें,
जैसे Obvious- फ्री कोर्स के अंदर तो मैं बंद कर देता हूँ 2-4 दिन बाद। अगर मेरी पहले लेक्चर होगा ना तो उस पर 50,000 व्यूज होंगे, दूसरा लेक्चर होगा उसमें 20,000 होंगे, अगले में 10,000 होंगे, उससे अगले में 5,000 होंगे। अगर मैं पेड कोर्स के अंदर इनरोल करूंगा तो क्या इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि हम सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अर्पित चौधरी को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट ये है? नो सर, पूरे मतलब इंडिया का माइंडसेट ही ऐसा है, मीन्स जब तक हम कुछ चीज को पैसे नहीं देते तब तक हम वैल्यू नहीं करते है ना? कि यार ये बंदा इतना फ्री में दे रहा है, इसके पीछे कुछ तो होगा। पर अगर सपोज अभी अन अकेडमी में पे करके गया है, तो अन अकेडमी प्लस पे अगर एक दिन 1000 बच्चे आए तो अगले दिन भी 1000 ही आएंगे और रोज हाँ, 1000 आई बच्चे। हैव नोटिस दिस, आई हैव नोटिस दिस। तभी मैंने पूछा कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो ये चीज नोटिस की है कि मतलब बच्चे अगर उस दिन यूट्यूब के ऊपर 1000 आ रहे हैं तो अगले दिन 500 हो जाएंगे, उससे अगले दिन 250 हो जाएंगे। पर हर अकेडमी पे भी अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसमें 1000 है तो अगले दिन भी 1000 ही है। ये 950 होंगे, 50 बीमार हो गए, ऐसा कुछ होगा, इससे नीचे नहीं जाता नंबर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता, बट एक्चुअली में ये स्टूडेंट मेंटेलिटी है। क्योंकि मैं भी एक कुछ चीज सीख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन कुछ कोर्स सीख रहा हूँ कि लैपटॉप के अंदर या एक्सेल कैसे चलाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैं सीख रहा हूँ। फ्री में सिखाया नहीं सीखूंगा, अगर कोर्स में इनरोल करूंगा मैं लगातार उसकी क्लासेस इनरोल करूंगा बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट। तो मेरा एक माइंडसेट वैसा बन जाता है। और ये एग्जामिनेशन मांगता है कंसिस्टेंसी। बच्चा कंसिस्टेंट तभी होगा जब एक रेगुलर कोर्स को फॉलो करेगा। क्या लगता है आपको, बात सही है? एग्जैक्टली सर। सर कुछ कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी करते हैं कंसिस्टेंटली, बट उनका नंबर कम है, तो वो हम। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, कुछ बच्चे करते हैं बिल्कुल। कुछ बच्चे यूट्यूब क्या है, ऐसा है जिसके पास तो चलो मजबूरी है, फॉर एग्जांपल कि यार मैं नहीं पे कर सकता, कोई भी 1000 रुपए का भी कोर्स नहीं एनरोल कर सकता, सिर्फ मेरे पास 250 रुपए का मोबाइल में डेटा है, तो बिलीव मी तब भी आप क्लियर कर सकते हो पेपर। ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं कर सकते। यूट्यूब के भी हजारों वीडियोस है, 2500 वीडियोस तो मेरे चैनल के ऊपर ही है, बच्चा जाके देख सकता है। अब बात यह है कि वो आपके लिए वर्क करता है क्या, आप उतने डिटरमाइंड हो कि कंसिस्टेंटली उन सब वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और उन सब वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स तो सेम है यार, जो 3D ज्योमेट्री मैंने वहां पढ़ाया है वो तो सेम ही है ना यार, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, कुछ छुपी हुई 2-4 ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना? डाउट नहीं, जो हाँ बस रिकॉर्डेड। डाउट नहीं पूछ सकते, बस ये है, ये रीजन है। बस 90 और 100 का डिफरेंस होगा, बस इससे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं हो सकता ना कि भाई अगर मेरे प्लस कोर्स है, पेड कोर्स है या ऑफलाइन कोर्स है, उसमें कुछ जमीन आसमान का अंतर तो नहीं हो सकता। कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 90 होगा, 100 होगा, बट ये है कि वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो और ये और कंसिस्टेंटली एक कोर्स को फॉलो कर सकते हो, जो यूट्यूब पे करना इज रियली डिफिकल्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली नहीं रहता। तो ये बात एक बहुत अच्छी बच्चों को आई होगी। कई बच्चे अच्छा इसके अंदर ना ईगो रखते हैं, जैसे कई बार कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखते हैं। मैं अब आपसे पूछ ही लेता हूँ क्योंकि आप तो मेरे से हर जगह पढ़े हुए हो, ठीक है ना? यस। तो ये बात बच्चे जो सुन रहे हैं ना उनके भी दिमाग में आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला जी ये 200 रुपए का कोर्स आ गया जी, इसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, या फ्री स्पेशल क्लास है, फॉर एग्जाम्पल फ्री स्पेशल क्लास पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अन अकेडमी के ऊपर ये फ्री स्पेशल क्लास मेरी हो रही है, तो मैंने पढ़ाया वहां पे। अब मैं बच्चे को बोलूंगा ना स्पेशल क्लास लो, उसके दिमाग में ईगो आएगी, मैं क्यों लूं, मैं यूट्यूब से ही पढ़ूंगा, मैं तो नहीं करूंगा इसके इनरोल, मैं तो ऐसे ही करके दिखाऊंगा। तो डू यू एक्चुअली फील कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचना चाहिए बच्चे को कि यार मैं टीचर की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी करूंगा, मैं अपनी ईगो रख के करूंगा? नहीं सर, कभी नहीं। स्टूडेंट मस्ट बी हंग्री फॉर नॉलेज, जहां से मिल रहा है यस, ग्रैब। एब्सोल्युटली। देखो अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो 100% आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता, वो क्लियर होगा ही होगा, बिकॉज आपके पास क्या है, एक विनिंग माइंडसेट है। आपको आपको होना चाहिए कि यार जहां से ज्ञान मिल रहा है लपेट लूं मैं, तो किसी तरीके मिल तो रहा है ना, ठीक है? तो ये चीज अगर आप दिमाग में रखोगे तो 100% होगा। चलिए, अब इसको हम लोग रिटर्न को तो बिल्कुल वाइंड अप करते हैं, हम लोग बात करते हैं कुछ पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर। तो सिद्धांत, पर्सनल इंटरव्यू में जो आपके जो जिन इंटरव्यूअर थे वो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, या नॉर्मल इंटरव्यू ऑफिसर थे? तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 14 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड। ओके ग्रेट। तो इंटरव्यू के अंदर एक एक कॉमन एक डाउट बच्चों को रहता है कि मेरे से तो सीधा वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेंगे दबा के, आपसे पूछे थे? सर यू विल नॉट बिलीव, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा सर। नहीं, मुझे तो मालूम है कि नहीं पूछते, बहुत रेयर पूछते हैं, रिपीटर से पूछते हैं। बच्चों को ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स पूछेंगे यार, पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे हमारे से, कौन सी एरोडायनेमिक्स पूछेंगे हमसे इंटरव्यू के अंदर। ऐसा नहीं है, उन्होंने आपसे PIQ फॉर्म भरवाया, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, एंड उसी को रीड आउट करते हुए
यहाँ पे एक पेन पेपर रखा होता है, उसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स वो नोट डाउन करते हैं जो आपको नहीं दिख रहा होता, और वो कई बार तो स्क्रिबल करते हैं, कुछ लिखते भी नहीं है वो, टू चेक योर मेंटल स्टेटस कि आप क्या देख रहे हो, क्या नोट कर रहे हो। तो कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन जहां पे आपको लगा हो यार कि मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। सर दो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। द फर्स्ट वाज कि एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, उसके पीछे का फिजिक्स एक्सप्लेन करो। बिल्कुल। मैंने बोला सर बर्नौलीज और थ्योरम तो नॉलेज हो रहा है वो तो बिल्कुल। नाम नहीं बताना है मुझे, मैकेनिक्स एक्सप्लेन करो। अच्छा। मैंने विंग्स मतलब प्रेशर एयर डिफरेंस। प्रेशर, लो प्रेशर, वैसा मैंने एक्सप्लेन किया तो ही गॉट सेटिस्फाइड। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टेल मी द वर्किंग सिस्टम ऑफ एटीएम मशीन, एटीएम मशीन, ओके। जस्ट टू चेक जनरल नॉलेज। मैंने बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, मतलब कार्ड पहले डालना है, फिर पिन डालनी है, और फिर कैश विड्रॉ करना है। वो बोले ये तो प्रोसेस हो गई, मुझे मतलब वर्किंग बताना है कैसा होता है। तो मैंने बोला कि जब हम कार्ड डालते हैं, पिन डालने के बाद थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो प्रोसेसर बैंक के पास जाता है, वो अपना चीज वेरीफाई करता है, और फिर वापस वही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है, और उसके हिसाब से हम विड्रॉ करते हैं मनी। तो ये बिल्कुल। आंसर ये दो। एम्बेडेड सी सिस्टम लगता है उसके अंदर, एम्बेडेड Yes, सी प्रोग्रामिंग होती है ना, जो वो इंजीनियर को मालूम होगा। तो एम्बेडेड सी लगता है उसके अंदर, हाँ जी। तो ये सिस्टम आपसे पूछा, ये मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कोई पूछ भी नहीं सकते। ठीक है। और कुछ गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने? नो सर, पता नहीं सर, नहीं? उनको मतलब वाइल टेकिंग माई इंटरव्यू उन्हें मैं बहुत सीरियस लग रहा था, मतलब आई एम वेरी सिंसियर चैप, ऐसा उनको लग रहा था, पता नहीं ओके। कैसे। बट उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने बस ओके। पूछा कि उनको, जब मैंने बोला कि आई वाज इन सैनिक स्कूल 11th 12th, तो सैनिक स्कूल में तो कोई लड़कियां थी नहीं, तो उन्होंने ऐसा कोई सवाल पूछा भी नहीं। और ठीक है। मेरी और मेरी? कोई है भी नहीं सर। अच्छा, है भी नहीं? अरे अब तो होनी चाहिए। तो बॉल पार्टनर कैसे बनेगा? है सर, अभी एनडीए में आ रहे हैं ना। हाँ, वो तो अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो, एनीवेज आई विल शेयर हिज इंस्टा प्रोफाइल समवेयर। सो अगर एनडीए बॉल पार्टनर किसी को बनना हो तो नीचे मैं डाल दूंगा इसका। ठीक है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं सीधा। तो जीटीओ टास्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो आपका ये जीटीओ टास्क होते हैं, फट्टा बल्ली वाले, ये आपने एक अपनी कोचिंग में किए थे? नो सर, हमारी हाँ। कोचिंग एक क्लास थी, ग्राउंड नहीं था वहाँ पे सर। ओके। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? बिकॉज आपने तो पहले जीटीओ ग्राउंड में आप गए थे, जीटीओ ग्राउंड के अंदर कभी पहले? नो सर। नहीं, फर्स्ट टाइम सीधा एसएसबी में? यस। ओके, तो वो कैसे तैयारी करी, और मतलब कैसे एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए जो नॉर्मल सिविल बैकग्राउंड से है, जो कोचिंग एसएसबी की अफोर्ड ही नहीं कर सकता? तो ये लेके चलते हैं। सर मोस्टली जो बच्चे रूरल एरिया से होते हैं, गांव से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करता है। दे आर बिल्कुल, जो खेती बाड़ी वाले होते हैं उनको तो पता लग जाता है फट्टा कैसे लगाना है, बल्ली कैसे। यूज फ्रॉम अर्बन एरियाज लाइक मी, उनको कभी कभी दिक्कत आती है आइडियाज देने में। तो बिफोर गोइंग टू एसएसबी मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे थे, जैसे भाकोनी सर के कोचिंग के उन्होंने डाले थे यूट्यूब के वीडियोस। वहाँ पे एक जीटीए थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे टास्क कैसा कैसा होता है। लाइक उन्होंने कोई आइडिया दी थी कैंटिलीवर की, तो ऐसे कुछ उन्होंने मैकेनिज्म बताई कि ये बेसिक चीजें हैं जो जीटीओ में हेल्प करेगी। तो बस मैं वो देखता गया, क्योंकि एसएसबी में हर जगह ऑब्स्टेकल्स अलग अलग है, सेम तो आएगा नहीं, आइडिया तो हमें ही देना है। बस मैं जो मतलब बेसिक चीजें थे वो देखता था, और एक आइडिया लेता था कि हाँ इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। बस फिर बढ़िया। एसएसबी और आइडिया निकल। ग्रेट। तो मतलब सिर्फ वीडियोस देख के ही आपने सब कुछ सॉर्टेड कर दिया। अब देखो, सिद्धांत के केस में वीडियोस वर्क कर गई, बट कई बार स्टूडेंट जो होते हैं, आई ऑब्जर्व दिस, दे आर स्लो लर्नर्स। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जीटीओ ग्राउंड कहीं ना कहीं जाके देख जरूर ले कि कैसे होता है जीटीओ, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो। बिकॉज जो आपका हार्डवर्क है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है वीडियोस देख के आपका काम हो रहा है तो आप करो, अगर नहीं लगता है तो किसी ना किसी तरीके, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपने आप को इनरोल करो। नहीं तो जीटीओ की फीस देके, वो 5,000 रुपए लेंगे आपसे 3 या 4 दिन के जीटीओ के, वो करके आ जाओ। साइकोलॉजी कहीं से ऑनलाइन सीख लो या कुछ भी कर लो, बिकॉज सिद्धांत के केस में वो वर्क कर गया। बट एट टाइम्स वो हर किसी के लिए वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि जीटीओ अलग सी चीज है थोड़ी सी, वहां पे अगर आपका आइडिया नहीं चला तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है। सिद्धांत, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो मुझे तो पता है कि आप पहले से फिट हो, तो कितनी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपने की थी? मैंने की थी 12 सर। 12 कर दी थी? अच्छा।
तो 3 मिनट के अंदर 12 आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर दी। ठीक है, कौन सी रिपीट का क्या सीन बना था? एक टाइगर रिपीट, लीप टाइगर और लीप रिपीट की थी। डबल बैरल जंप था, तो वही रिपीट कर लिया था। टाइगर लीप और डबल बैरल। एक टाइगर लीप के अंदर आप बोलना चाहोगे कि किसको रिपीट करनी चाहिए वो? तो टाइगर लीप में लोग अपने हाथ छिलवा लेते हैं। यस सर। आपके एसएसबी में शायद किसी के छिले होंगे, मुझे लगता है किसी ना किसी के तो फर्स्ट एड लेके बैठे होते हैं वो एसएसबी में साइड में। टाइम पे तो बारिश गिरी थी, तो पूरी रोप गीली थी। अच्छा, फिर यस सर। तो और बट स्लिप की। तो टेक्निक आती है, जैसे हमारे सैनिक स्कूल में रोप क्लाइंबिंग करते थे हम, तो हमको आदत थी, इसलिए हमने मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मुझे करने में। ठीक है, तो अगर आप सैनिक स्कूल में नहीं है ना भाई, तो दोस्त अभी से ही फिजिकल के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करो। जिम्स में भी आजकल तो रोप्स का मैकेनिज्म होता है, बहुत जगह जिम जो होते हैं, जो उसमें अच्छे जिम होंगे वहां पे रोप्स वगैरह भी लगी होती है। तो आप कोशिश करो, ठीक है। या जिम्नास्टिक्स का जो एरिया होती है वहां भी रोप्स लगी होती है, तो आप कोशिश करो चढ़ने की धीरे धीरे। टाइगर लीप सबसे ज्यादा मार्क्स वाली अपनी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है। लेक्चरेट की बात करते हैं सिद्धांत, लेक्चरेट में क्या टॉपिक था और कैसे आपने लेक्चरेट की तैयारी करी? सर लेक्चर की तैयारी मैंने मतलब देयर इज वन चैनल, यूट्यूब चैनल, जेंटलमैन कैडेट एकेडमी। ओके। उन्होंने एक सर्टेन टॉपिक्स बताए, 25 टॉपिक्स बताए थे लेक्चरेट के, जो रिपीट होते हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन एंड ऑल दैट। सार्क हो गया, आईपीएल हो गया, यस इंटरनेट हो गया। यस सर। तो उसके मैंने टॉपिक्स प्रिपेयर किए, और एक पेज पे एक टॉपिक लिखता गया, मतलब छाट छाट के लिखा मैंने, ऐसे पूरा नहीं, एक बैकग्राउंड लिखा, फिर एरियाज ऑफ कॉपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे पॉइंट्स बनाए खुद से, वो बुलेटिन्स लिखे, और फिर मैं वो सर के सामने प्रेजेंट करता था, एक एक टॉपिक रोज बोलता था, तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई। बट एसएसबी में सर मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किए थे उसमें से एक भी नहीं आया। अच्छा। मैंने कई से कई तो भी एक टॉपिक पढ़ा था, यूथेनेशिया करके। यूथेनेशिया मीन्स मर्सी किलिंग, जिसमें हम हाँ, दवा देके मारते हैं, फिर बिना दवा देके बात- मारते बिल्कुल। हैं। तो वो टॉपिक एसएसबी में आ गया, बट मैंने उसके उसके बारे में बस एक बार पढ़ा था। तो फिर मैंने वही 3 मिनट में अपने अपने पॉइंट्स बनाए कि व्हाट इज यूथेनेशिया, व्हाट आर इट्स टू टाइप्स, फिर उसको एक्सप्लेन किया, और फिर इंडिया ने कौन सा फॉलो करना चाहिए, वर्ल्ड कौन सा फॉलो कर रही है, मेरे ओपिनियन में कौन सा सही है। तो उस हिसाब से मैंने पूरे 3 मिनट में कवर कर लिया और बोल दिया। और कमांडो भी आप ही के बैच में था ना? तो यस सर। सेम सेम एसएसबी सेम डेट? यस तो सर। वहां जाके पता चल रहा था कि पहले ही पता था? ये पहले ही पता था सर, मतलब उसने डेट सिलेक्ट की थी। उसका रीजन ये था कि उसका बर्थडे था कॉन्फ्रेंस के दिन, तो वो बर्थडे के दिन रिकमेंड हुआ। ओके, और इससे बढ़िया गिफ्ट क्या चाहिए? मैं बोला चल मेरी भी, मतलब मैं भी वही ले लेता हूँ फिर। ओके, तो दोनों का जो ग्रुप था जीडी का या जीटीओ का, वो भी सेम था कि अलग अलग था? जीटीओ में अलग हमारे अलग। 3, तो ही वॉज इन द सेकेंड ग्रुप। ओके, और आप कौन से ग्रुप में, फर्स्ट में? यस। ओके, तो रिकमेंडेशन आपकी कितनी हुई थी, कितने बच्चे रिकमेंड हुए थे उस दिन? बच्चे रिकमेंड हुए थे सर। कितने? 9। 9? 9 बच्चे। और उसी सेम दिन ना, और रिपोर्टिंग कितनों की थी? 62। 62। तो आप देख सकते हो एनडीए में कितना जबरदस्त रेशो है। 62 में से 9 बच्चे रिकमेंड हो गए, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और यही टीएस की बात करूं, 400 बच्चे, 2 बच्चे रिकमेंड, 3 बच्चे रिकमेंड, ऐसा होता है। सो यस। टीएस पे डिपेंड मत हो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी एनडीए। ठीक है, अगर यस। आपको जाना है आर्म्ड फोर्सेज में तो एज एन ऑफिसर। सिद्धांत, कॉन्फ्रेंस में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे लास्ट दिन? इसमें सर जब मैंने सर एंटर किया और बैठा ऑफिसर के सामने, तो जब फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि सिद्धांत व्हाट वर यू थिंकिंग बाय सिटिंग आउटसाइड। एक्चुअली सर मैंने ना सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अपना एक वीक पॉइंट लिखा था कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ थोड़ी उन चीजों के ओके। लिए जो मुझे बहुत करीब है और मेरे बहुत क्लोज है। तो जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस में गया, the officer asked the first question, what were you thinking sitting outside, since I was the last person to go in conference. ओके। ये भी मेंशन किया था कि आई हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो मैंने बोला सर आई वाज थिंकिंग नथिंग। वो बोले कुछ तो सोच रहा होगा। बोला सर आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग दोस पिक्चर्स एंड रीडिंग दोस थॉट्स रिटन ओवर देयर। वो बोले ओके। फिर उन्होंने बोला कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक हियर। मैंने बोला सर ऑल दोस हु हैव गॉट स्क्रीन्ड इन विथ मी। फिर उन्होंने बोला कि टेल मी 2 थिंग्स नॉट टू रिकमेंड यू। मैंने बोला सर आई हैव डिड सम मिस्टेक इन टीएटी एंड आई डिड नॉट गिव अ सिंगल आइडिया इन पीजीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो ये थोड़ा रीजन हो सकता है कि मतलब मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ हो। दीज आर द 2 रीजंस।
they told rate your performance in interview, GTO and psychology. So I rated 9 out of 10 in interview, 9 out of 10 in GTO, and 8 out of 10 in psychology. Okay. Then they said, how was the stay? How was the food? Any suggestions for the SSB? And your stay was good, sir. Food was very nice. No Yes, suggestion. sir. And हो गया फिर Yes, sir. रिजल्ट आ गया एंड यू गॉट रिकमेंडेड. तो मेडिकल्स में तो आपका कोई पॉइंट नहीं बना. एक बीच में बना था टीआर मेरे हिसाब से शायद, है ना? एंड अब तो वो क्लियर हो गया है. Yes, sir. अब ज्वाइनिंग आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? Around 5 February से 5 फरवरी को. ठीक है. फिर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो रैंक वाइज बुलाएंगे, इसलिए थोड़ा लेट. यस, बढ़िया. चलो सिद्धांत, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आप बहुत आगे जाए आर्म फोर्सेस के इस करियर में जो आपका शुरुआत हो रहा है. एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट. मेरी बेस्ट विशेज है आपको. ठीक है. एंड आप बहुत बड़े ऑफिसर बने. ठीक है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक पहुंचे आप. मेरा तो मकसद ये है. ठीक है. या आर्मी चीफ बने आप, और आर्मी आपकी प्रेफरेंस है और बचपन से सपना था, तो अच्छा लगता होगा आपको भी. आपने अचीव किया, आपके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा. और ऐसे ही लॉयल तरीके से, ऑनेस्टी से अपने काम को और अपने देश के और अपने माँ बाप की सेवा करनी है आपने. ठीक है. और आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर. ठीक है बच्चों, तो अलविदा लेते हैं आप सब लोगों से भी. आई होप आपको भी इंटरव्यू अच्छा लगा हो. तो इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना. आई विल आस्क सिद्धांत कि कोई भी अगर जेन्युइन क्वेरी होगी तो विल कमेंट, मतलब आपके कमेंट का आंसर जरूर देगा सिद्धांत. ठीक है सिद्धांत, तो आप कर देना अगर कोई भी बच्चा कमेंट करता है तो. ठीक है सिद्धांत, जय हिंद. जय हिंद सर.